हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की आज की सारी बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे कनाडा, सऊदी और कई देशों के इंटेलिजेंस चीफ आ रहे हैं भारत। लेकिन पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को इनवाइट नहीं किया। जी हां, जिसके बाद पाकिस्तान में मच गई है खलबली। दोस्तों बताएंगे जिसके बाद पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने क्या कहा। तो उधर सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 से भी ज्यादा देशों के सैन्य अधिकारी करने जा रहे हैं बहुत बड़ी मीटिंग। लेकिन इसमें अमेरिका को न्योता नहीं भेजा गया, जिसके बाद आग बबूला हो गए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। सबसे बड़े सवाल का जवाब आपको देंगे कि आखिर अमेरिका से चुपके ये 30 से ज्यादा देश क्यों हो रहे हैं इकट्ठा, क्या है बड़ा कारण। तो वहीं एक और चौंकाने वाली खबर आपको बताएंगे, जहां भारत ने हथियार खरीदने कर दिए रशिया से कम। रशिया से खरीदारी में बहुत बड़ी गिरावट की बहुत बड़ी खबर बताएंगे। किस रिपोर्ट ने ये जानकारी शेयर करके हड़कंप मचा दिया है। वहीं बीच समंदर मुश्किल में थी ईरानियों की जान बचाने पहुंची भारतीय नौसेना। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत जैसा देश अब उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके एक्शन लेने से कोई भी देश बुरा मान जाएगा या भला मान जाएगा, लेकिन भारत हमेशा भारतीयों के हित में कार्य करता है, भारतीयों के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 रखता है। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद दोस्तों अवश्य कह दीजिएगा। आप बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां दुनिया भर के देशों की खुफिया एजेंसियों के चीफ भारत आने वाले हैं, जिनमें कनाडा की कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी CSIS के प्रमुख डेनियल रॉजर भी शामिल होंगे। दोस्तों मिड मार्च में होने जा रही एनुअल इंटेलिजेंस गैदरिंग में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को इनवाइट नहीं किया गया है। इस पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का कहना है कि भले इंडिया ने उन्हें ना बुलाया हो, लेकिन मीटिंग में जिन देशों के इंटेलिजेंस चीफ शामिल होंगे वो पाकिस्तान को मीटिंग की बातें अवश्य बता देंगे। कमर चीमा ने कहा कि वहां कई मुल्कों के ऐसे इंटेलिजेंस चीफ बैठे होंगे जो पाकिस्तान को सब कुछ बताएंगे। वहां पर क्या डिस्कस हुआ, वहां पर क्या एजेंडा था और भारत किन किन मुद्दों पर बात करता है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान को वहां की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो ये भारत की गलत सोच है। कमर चीमा ने कहा कि भारत चरमपंथ, साइबर थ्रेट और क्रॉस बॉर्डर की बात करता है, तो जाहिर सी बात है कि ये सबको पता है, लेकिन मीटिंग में स्पेसिफिकली क्या इंफॉर्मेशन शेयर की है वो असल कहानी है। उस कहानी के पीछे पाकिस्तान भी तलाश में होगा कि जाने भारत अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है, जिस वजह से भारत ने पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। यानी कि दोस्तों दुनिया भर के देशों की खुफिया एजेंसियों के चीफ भारत जो आ रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तानी खुफिया चीफ को ना बुला करके पाकिस्तान में बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए अपने भारत ने और पाकिस्तान में खलबली मचा कर रख दी, जिसके बाद पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा को भी बयान देना पड़ा। हालांकि भारत को पता है कि इन खुफियाओं चीफों में किन को बुलाना है, किस देश के चीफ को बुलाना है, किस देश के चीफ को नहीं बुलाना है। ऐसे में अगर भारत ने पाकिस्तान के इस खुफिया चीफ को नहीं बुलाया है तो जाहिर सी बात है कि भारत नहीं चाहता कि जो भी जानकारियां शेयर की जा रही है इन बैठक में वो पाकिस्तान को पता चले या पाकिस्तान से रिलेट हो। कमर चीमा ने कहा कि यूरोप, ब्रिटेन, सऊदी और कनाडा के इंटेलिजेंस चीफ भारत आ रहे हैं। क्या वजह है कि भारत ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ को बुलाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्टडी की है तो पता चला है कि साल 2022 में एक इनॉग्रल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें 20 देशों के इंटेलिजेंस चीफ शामिल हुए थे। इसमें चरमपंथ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, साइबर थ्रेट, रेडिकलाइजेशन पर चर्चा की गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी क्या वजह है कि इंडिया म्यूनिक सिक्योरिटी जैसे फोरम की तरह ही मीटिंग करवाता है, भारत रायजीना डायलॉग करवाता है, ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ को भी बुलवाता है, इंडिया G20 भी करवा चुका है। कमर चीमा ने कहा कि भारत ग्लोबल स्टेज के ऊपर अपनी प्रेजेंस दर्ज करवाना चाहता है कि आज जो हम हैं किसी से कम नहीं है। जी हाँ, हालांकि दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है आखिर क्यों भारत ने इन सभी देशों के खुफिया चीफ को बुलाया, लेकिन पाकिस्तानी चीफ ISI चीफ को क्यों नहीं बुलाया होगा अपने भारत ने। जो भी आपको लगता हो दोस्तों राय देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप लोग हमारी खबर को सिर्फ सुन ही नहीं रहे बल्कि अच्छे से समझ भी रहे हैं और ये पता कर पा रहे हैं कि पूरी दुनिया में कौन किस देश से क्या चाहता है। बहरहाल दोस्तों कमेंट करते हुए लाइक भी कर दीजिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर आखिर क्या है पेरिस योजना जिसने बढ़ा दी रशिया की टेंशन। अमेरिका से चुपके 30 से ज्यादा देश क्यों हो रहे इकट्ठा। दरअसल फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 से अधिक देशों के सैन्य अधिकारी मीटिंग करने जा रहे हैं। फ्रांस के एक सैन्य अधिकारी ने सोमवार को समाचार एजेंसी AP को बताया कि
यूक्रेन की रक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल के निर्माण के लिए मंगलवार बोले तो 11 मार्च आज के दिन पेरिस में वार्ता होनी है, जिसमें 30 से अधिक देशों के सैन्य अधिकारी भाग लेंगे। अधिकारी ने बताया है कि इस तरह के अंतरराष्ट्रीय बल के गठन का उद्देश्य यूक्रेन में युद्ध विराम लागू होने के बाद रशिया को दूसरा आक्रमण शुरू करने से रोकना होगा। उन्होंने बताया कि मंगलवार की चर्चा में भाग लेने वाले लोगों देशों की लंबी सूची में एशियाई और ओशिनियाई देश भी शामिल होंगे जो डिजिटल माध्यम से इसमें जुड़ेंगे। फ्रांसीसी सेना अधिकारी ने पहचान गुप्त रखते हुए एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उस बल की रूपरेखा गोपनीय है और पेरिस वार्ता में इस पर विचार किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि नाटो सैन्य गठबंधन के लगभग सभी देशों के चीफ ऑफ स्टाफ या प्रतिनिधि पेरिस योजना चर्चा में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि अमेरिका, क्रोएशिया और मोंटेनिग्रो नाटो के 3 देश हैं जो आमंत्रण के बावजूद अनुपस्थित होंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रमंडल देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ साथ जापान और दक्षिण कोरिया भी ऑनलाइन माध्यम से चर्चा में शामिल होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बातें जो हो रही है वो रशिया के लिए टेंशन क्यों बढ़ाने वाला है। तो आपको बता दें, अधिकारी ने कहा कि फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा परिकल्पित इस अंतरराष्ट्रीय बल का उद्देश्य यूक्रेन को आश्वस्त करना और किसी भी युद्ध विराम के बाद बड़े पैमाने पर रूसी हमले को रोकना है। अधिकारी ने कहा कि इस बल में भारी हथियार और हथियारों का भंडार शामिल हो सकता है जिसे रूसी हमले की स्थिति में यूक्रेन की रक्षा के लिए कुछ ही घंटों या दिनों के अंदर मोर्चे पर भेजा जा सकता है और वो किसी भी युद्ध विराम को तोड़ सकता है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, जहां भारत ने हथियार खरीदने कर दिए कम, रशिया से खरीदारी में बहुत बड़ी गिरावट। सिप्री की इस रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। जी हाँ, भारत ने दूसरे देशों से हथियार खरीदना अब कम कर दिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बोले तो सिप्री की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है, यानी इसके मुताबिक भारत के हथियार आयात में 2015 से 2019 और 2020 से 2024 के बीच 9.3% की गिरावट आई है। इस दौरान रशिया से हथियारों की खरीदारी में भी गिरावट दर्ज की गई है। ये डेटा ऐसे समय में सामने आया है जब भारत सरकार आयात में कटौती पर जोर दे रही है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर फोकस है। सिप्री की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने भले ही हथियारों को खरीदना कम कर दिया हो, मगर अभी भी हमारा देश यूक्रेन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। खैर, यूक्रेन तो बीते 2 साल से रशिया के साथ युद्ध लड़ रहा है। इससे पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक हुआ करता था। आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन 2020-24 के बीच हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया। भारत ने रूस से 1 दशक पहले की तुलना में हथियार खरीदना कम कर दिया है। हालांकि मॉस्को के लिए अभी भी हमारा देश बहुत बड़े खरीदारों में से एक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत हथियारों का सबसे ज्यादा यानी 36% आयात रशिया से करता है। हालांकि दोस्तों, इस रिपोर्ट से कोई भी देश खुश हो चाहे ना हो, लेकिन अमेरिका जरूर खुश होगा, क्योंकि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से वो लगातार कोशिश में है कि भारत रशिया से हथियारों को ना खरीद कर अमेरिका से हथियार को खरीदे। जो वाकई में ये रिपोर्ट उनको खुश जरूर कर देगा, लेकिन सच्चाई हम आपको बताते हैं, अगर भारत हर तरीके से हथियार संपन्न देश बन जाए और उसको किसी भी बाहरी देशों से हथियार ना खरीदना पड़े तो रशिया ही अंतिम देश होगा जिसके साथ भारत हथियार को खरीदना बंद करेगा। अंतिम से हमारा तात्पर्य ये है कि हर एक देश से जब हथियार खरीदने बंद हो चुके होंगे तब जाकर के रशिया से भी हथियार खरीदने बंद होंगे। ऐसे में अमेरिका को खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत और रशिया का जो संबंध है वो हमेशा से अटूट रहा है और अटूट रहेगा। दोस्तों, ये बात आप लोग कमेंट में कह करके अमेरिका को जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। डबल स्टैंडर्ड फॉलो करने वाले इस अमेरिका को साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पीएम मोदी जी मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे के लिए हो चुके हैं रवाना। कई समझौतों पर करने वाले हैं हस्ताक्षर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस के 2 दिवसीय दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को कहा कि उनकी ये यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया और उज्जवल अध्याय जोड़ेगी। मोदी आधी रात के बाद द्वीप राष्ट्र के लिए रवाना हुए। वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के न्योते पर इस यात्रा पर जा रहे हैं। वो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मेहमान होंगे। दोस्तों, मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च यानी कल है। मोदी जी ने मॉरिशस रवाना होने से पहले जारी बयान में कहा कि मैं अपने सागर विजन के हिस्से के रूप में अपने लोगों की प्रगति और समृद्धि के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए अपनी अस्थायी मित्रता को मजबूत करने तथा अपनी सभी पहलुओं में अपने साझेदारी को बढ़ाने के लिए मॉरिशस नेतृत्व के साथ जुड़ने के अवसर की प्रतीक्षा में हूँ। ऐसे में आपको पता है दोस्तों क्या करना है, कमेंट में हैप्पी जर्नी पीएम मोदी और ऑल द बेस्ट पीएम मोदी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर बता दें, बीच समंदर मुश्किल में थी ईरानियों की जान,
जान बचाने पहुंची भारतीय नौसेना। जी हाँ, हिंद महासागर हो या कोई और महासागर, भारतीय नौसेना के पराक्रम का डंका संयुक्त राष्ट्र संघ तक बज रहा है। जंग के हालात या समुद्री लुटेरों का उत्पात दुनिया भारत की नौसेना की लोहा मान रही है। कुछ समय पहले जब इजराइल ईरान तनाव चरम पर था, तब भी नेवी ईरान के समुद्री तट पर थी और आज भी नौसेना ने जब समंदर मुसीबत में फंसे ईरानी लोगों तक मानवीय मदद पहुंचाकर उनकी जानें बचाई। दोस्तों, सुदूर मिशन में तैनात INS तरकश ने सोमाली तट पर ईरानी ढो और घायल चालक दल को तकनीकी और चिकित्सा सहायता प्रदान की। भारतीय युद्धपोत जहाज ने जहाज की खराब मशीनरी और RO प्लांट को चालू किया, जिसके बाद उस शिप पर पीने के पानी का इंतजाम हुआ। नौसेना के जहाज की टीम ने खराब मौसम के कारण घायल हुए चालक दल के एक सदस्य का प्राथमिक उपचार भी किया। इस तरह नौसेना ने एक बार फिर मानवीय सहायता करके पूरी दुनिया में सुर्खियां भी बटोरी और सबका आशीर्वाद भी लिया। सबने जमकर इंडियन नेवी की तारीफ की। आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इंडियन नेवी की तारीफ में? अवश्य कहिएगा, ताकि हमारे भारतीय नौसेनाओं का या तीनों रूप के सेनाओं का मनोबल बढ़ा रहे। वहीं अगली खबर बता दें, अमेरिका से बात करने जेलेंस्की पहुंचे सऊदी अरबिया। ट्रंप से बहस के बाद रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने की कवायद। जी हाँ, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। जेलेंस्की की मंगलवार को अमेरिकी अधिकारियों से वार्ता होनी है। वॉशिंगटन को उम्मीद है कि रशिया के साथ यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने की दिशा में इस बैठक में पर्याप्त प्रगति होगी। कभी यूक्रेन के मुख्य सहयोगी रहे अमेरिका ने लड़ाई को तेजी से समाप्त करने के अपने घोषित प्रयास में संघर्ष पर अपनी नीति को बदल दिया है। उसने सीधे मॉस्को के साथ जुड़ते हुए यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करना बंद कर दिया है। अगली खबर बता दें, न्यूयॉर्क में छा जाएगा क्या अंधेरा? कनाडा के इस शहर ने अमेरिका को दे दी 15 लाख लोगों की बिजली काटने की चेतावनी। दोस्तों, कनाडा के ओंटारियो शहर प्रीमियर ने अमेरिका के 3 बड़े राज्यों को बिजली की सप्लाई पर 25% पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ओंटारियो कनाडा का सबसे बड़ी आबादी वाला प्रांत है और यहाँ से 15 लाख अमेरिकियों को बिजली सप्लाई की जाती है। शहर के प्रीमियर डाउग फोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वे इस चार्ज को और बढ़ाने से नहीं हिचकिचाएंगे। जी हाँ, प्रीमियर डाउजी फोर्ड ने कहा, मैं इस चार्ज यानी टैरिफ को और भी बढ़ाने में संकोच नहीं करूंगा। अगर अमेरिका और ज्यादा टैरिफ बढ़ाता है तो मैं भी बिजली की सप्लाई बंद करने में नहीं हिचकिचाऊंगा। मसलन अमेरिका के ओंटारियो प्रांत से अमेरिका के मिनेसोटा, न्यूयॉर्क और मिशिगन को बिजली सप्लाई होती है और इनकी कुल आबादी 15 लाख है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, पुतिन की लिस्ट में कई और यूक्रेन। जी हाँ, सकते में आया पूरा यूरोप। परमाणु युद्ध का बढ़ा संकट। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग के खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। जंग की आग के और ज्यादा बढ़ने के आसार लग रहे हैं। एक रिपोर्ट के इस खुलासे से पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खात्मे के बाद रशिया का विस्तार करने के अपने कदम को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि यूरोपीय देश इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। यूरोपीय देश मीटिंग के जरिए रशिया के मंसूबे को रोकने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। यूरोप में खतरा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर नाटो और रशिया में टकराव होता है तो क्षेत्र में परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। आखिर कौन से वो नए टारगेट है जहां रशिया हमला करने की तैयारी में लगा हुआ है? खुलासे के बाद पूरे यूरोप में हड़कंप सा मच गया है। दोस्तों, सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, मॉस्को की लिस्ट में अभी कई और ऐसे देश है जो पुतिन के टारगेट पर हैं। जब से यूरोपीय देशों को पुतिन के विस्तारवादी प्लान की जानकारी मिली है, तब से यूरोप में लगातार दबाव की स्थिति देखी जा रही है। यूरोपीय देश इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, न्यूक्लियर शील्ड बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। कई देशों में सैनिकों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप को साथ मिलाने की कोशिश की जा रही है। पुतिन को धमकाकर दबाव बनाने की तैयारी है, लेकिन क्या पुतिन दबाव में आ जाएंगे? सभी के जहन में ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब पुतिन बाइडेन की धमकी से नहीं रुके तो क्या यूरोपीय देशों के सामने झुक जाएंगे? वैसे भी अब तो ट्रंप से भी सीक्रेट डीलें हो चुकी हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं वो कौन से देश हैं जो पुतिन के टारगेट पर होने वाले हैं? दोस्तों, हम आपको बताते हैं, बाल्टिक देशों पर रशिया हमला करके कब्जा कर सकता है, जबकि जॉर्जिया, मोल्दोवा और रोमानिया में सत्ता परिवर्तन के जरिए विलय कराने की कोशिश कर सकता है। और ये रशिया का एक्शन पूरे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के रुख पर टिका हुआ है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, जिस सिंधु नदी में 80,000 करोड़ का सोना मिला, उसका क्या है भारत से कनेक्शन? दरअसल भारत से 400 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अटक में सिंधु नदी के भीतर 80,000 करोड़ रुपए का सोने का भंडार मिला है। पाकिस्तान की सरकार अब खुदाई कर इन सोने को नदी के भीतर से निकालने पर विचार कर रही है। सिंधु नदी को पाकिस्तान का
प्राण भी कहा जाता है। ब्रिटेनिका के मुताबिक सिंधु नदी की कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है। यह तिब्बत से निकलकर भारत और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में खत्म हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक भूवैज्ञानिकों को नदी के भीतर भारी मात्रा में सोना होने का अनुमान है। नदी के भीतर जो सोना है उसे प्लेजर गोल्ड कहा जाता है। नदी से मिलने वाले सोने के टुकड़े चपटे या पूरी तरह गोल मिलते हैं। जांच के दौरान पता चला है कि यह सोना करीब 80,000 करोड़ रुपए का है। पाकिस्तान की सरकार अब चुपचाप इसे निकालने में जुटी है। पाकिस्तान के भूवैज्ञानिकों का कहना है कि जो सोना नदी के तलहटी में जमा हुआ है वो पाकिस्तान के उत्तरी पहाड़ी इलाकों से तेज गति से बहते पानी के साथ लाया गया है। सिंधु नदी का इतिहास हजारों साल पुराना है। धरती के सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता है। कहा जाता है कि हिंदू और हिंदुस्तान का नाम सिंधु के विस्तारित नाम से ही बना है। करीब 300 ईसा पूर्व जब सिकंदर भारत पर आने की कोशिश कर रहा था तो वो सिंध के किनारे ही अटक गया। कहा जाता है कि सिकंदर सिंधु नदी से आगे कभी नहीं बढ़ पाया। आजादी के बाद सिंधु नदी का विभाजन भारत और पाकिस्तान में हो गया। भारत के लद्दाख क्षेत्र से सिंधु नदी होकर गुजरती है। ये पीओके होते हुए गिलगित और अटक की तरफ जाती है। श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगर, गस्टिंग और द्रास नदी इसकी हेल्पिंग नदी है, सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी के अधिकांश पानी पर पाकिस्तान का कब्जा है। पाकिस्तान के लिए यह नदी जीवन दायिनी का काम करती है। निचली सिंधु घाटी में कृषि प्रधान लोग रहते हैं जो सिंधी और उससे संबंधित बोलियां बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। सामने लाइक का बटन है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करते हुए वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। लास्ट में अब खबर की बात कर लेते हैं अगली की, जहां कांगो में फुटबॉल खिलाड़ियों से भरी नाव नदी में पलटी, 25 लोगों की मौत की बड़ी खबर। जी हाँ, दक्षिणी पश्चिमी कांगो में एक नाव पलटने से उसमें सवार 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से कई फुटबॉल खिलाड़ी शामिल है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। प्रांतीय प्रवक्ता अलेक्सिस मुपुतु ने बताया कि खिलाड़ी रविवार रात माई नडोम्बे प्रांत के मूशी शहर में एक मैच खेलकर लौट रहे थे, तभी क्वादा नदी में उन्हें ले जा रही नाव पलट गई। मुपुतु के मुताबिक रात में कम दिखने की वजह से हादसे का एक कारण हो सकता है। मूशी क्षेत्र के स्थानीय प्रशासक रेनेकल क्वातिबा ने बताया कि कम से कम 30 अन्य लोगों को बचा लिया गया। मध्य अफ्रीका के इस देश में घातक नाव दुर्घटनाएं आम बात है, जहां अक्सर देर रात यात्रा और क्षमता से अधिक सवारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। अधिकारियों को नाव के नियमों को लागू करने में संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों साथ ही साथ अगली खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद किम ने किया शक्ति प्रदर्शन। दक्षिण कोरिया अमेरिका के सैन्य अभ्यास शुरू होते ही दागी मिसाइलें। जी हां, दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने सोमवार को कई बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र में दागी हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होने के कुछ घंटों बाद ये मिसाइलें दागी गई। उत्तर कोरिया इस अभ्यास को अतिक्रमण के पूर्वाभ्यास के तौर पर देखता है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया है कि उत्तर कोरिया के हांगहे प्रांत से मिसाइल दागी गई, लेकिन उन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि मिसाइलें कितनी दूर तक गई। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सैन्य बलों ने अपना वार्षिक फ्रीडम शील्ड कमांड पोस्ट अभ्यास शुरू किया है, जो 11 दिनों तक चलेगा। नेक्स्ट खबर बता दे, दानिश कनेरिया ने उतारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज्जत। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जमकर सुनाया। दोस्तों पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम के खराब प्रदर्शन की जमकर आलोचना की है। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का मेजबान था, लेकिन ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। कनेरिया ने कहा कि पीसीबी ने स्टेडियम के अपग्रेडेशन पर खूब पैसा खर्च किया, लेकिन टीम की तैयारी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भारत के दुबई में खेलने के फायदे की बातों को भी खारिज किया और गौतम गंभीर के जवाब की तारीफ की। दानिश कनेरिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेजबानी पर तो करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन टीम की तैयारी पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। कनेरिया ने उन लोगों की भी आलोचना की जो कह रहे थे कि भारत को दुबई में खेलने का फायदा मिला। उन्होंने कहा कि ये बातें बेबुनियादी हैं। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि 14 अरब रुपए फूंक कर भी पाकिस्तान को मिला बाबा जी का ठुल्लू, एक टूटा सपना और खाली स्टेडियम ही हाथ लगा पाकिस्तान को। दोस्तों आपको पता होगा पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने के लिए पूरे 14 अरब रुपए झोंक दिए, लेकिन आखिर में उसको खाली स्टेडियम, टिकटों से जीरो कमाई और टूर्नामेंट के बीच आतंकी हमलों से अपनी ही इमेज को बर्बाद कर बैठा मुल्क भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान ने लाख जतन किए, लेकिन अपने ही पैतरे में फंस कर रह गया। जी हाँ, पाकिस्तान के एक्सपर्ट कमर चीमा भी मानते हैं कि पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट करवा तो लिया, लेकिन मकसद पूरा नहीं कर पाया। आतंकवाद से अपनी छवि सुधारने के लिए उसने क्रिकेट का सहारा लिया, पर खैबर पख्तूनख्वा
पेशवा और बलूचिस्तान में लगातार हुए धमाकों ने साबित कर दिया कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है, कुछ भी सामान्य नहीं है। पाकिस्तान आतंकवादी कंट्री था, आतंकवादी कंट्री है और आतंकवादी कंट्री रहेगा, जैसा कि हम बता सकते हैं, क्योंकि भारत जैसे देशों के लगातार समझाने के बावजूद भी आतंकवादियों में कमी नहीं कर रहा पाकिस्तान, और इसीलिए उसका नाम पाकिस्तान से आतंकिस्तान पड़ चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? लेकिन एक बार फिर से अपनी भारतीय टीम को, इंडियन टीम को कांग्रेचुलेट अवश्य कहिएगा। कमेंट में अगली खबर बता दें, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने पर आया इंडोनेशिया का बयान। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की अटकलों पर पहली बार बयान दिया है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसने भारत में ब्रह्मोस एरोस्पेस से मिसाइल खरीदने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री द्वारा वियतनाम के अपने समकक्ष से मुलाकात के बाद प्रवक्ता फ्रेगा वेनास ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा ब्रह्मोस के अलावा कई मिसाइल प्रणालियों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने अन्य कंपनियों के नाम बताने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी ने टीएमसी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बंगाल में कई हिंदू मंदिरों को बनाया निशाना। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हिंदू मंदिरों पर हमले और मूर्तियों को तोड़े जाने की घटनाओं को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। विपक्षी दल बीजेपी ने टीएमसी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी सरकार पर लगातार हमलावर है। उनके ही नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने सोमवार को विधानसभा से राजभवन तक पद यात्रा भी निकाली। भाजपा नेताओं ने इन हमलों के खिलाफ विरोध जताते हुए राजभवन तक मार्च किया, लेकिन गवर्नर सीवी आनंद बोस की अनुपस्थिति के कारण भाजपा प्रतिनिधियों को उनके दफ्तर में ओएसडी को अपना पत्र सौंपना पड़ा। विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार जो है वो हिंदू विरोधी है। वहीं बता दें, कैबिनेट मंत्री को बीजेपी ने भेजा कारण बताओ नोटिस, 48 घंटे में देना होगा जवाब। आखिर क्या है वजह? दरअसल छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री लखन देवांगन को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। लखन देवांगन को जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है। कोरबा नगर निगम के नवनिर्वाचित सभापति नूतन सिंह ठाकुर को निष्कासित करने के बाद पार्टी ने यह नोटिस भेजा है। सभापति के चुनाव के बाद लखन देवांगन ने मीडिया को बयान दिया था। दोस्तों, बीजेपी पार्टी ने इसी बयान को अनुशासनहीनता माना है। प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी रामू रोहरा ने नोटिस भेजा है। अगली खबर बता दें, भाजपा सरकार का दिल्ली में बहुत बड़ा कदम, अब यमुना में सैर और सफर भी कर सकते हैं दिल्ली वाले। सही सुना आपने, यमुना को साफ करने के वादे के साथ दिल्ली की सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की सरकार एक बड़ी शुरुआत करने जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार ने यमुना में सैर और सफर की व्यवस्था का फैसला किया है। मंगलवार 11 मार्च को ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस प्रस्ताव पर समझौता होने जा रहा है। भाजपा ने 3 साल के भीतर यमुना रिवर फ्रंट बनाने का भी वादा किया है। भाजपा सरकार ने यमुना में पर्यटन को बढ़ावा के साथ साथ इसे ट्रैफिक मैनेजमेंट के विकल्प के तौर पर भी अपनाने की योजना बनाई है। सोनिया विहार के जगतपुर शनि मंदिर के बीच इसका आगाज किया जाएगा, बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार के बीच एमओयू साइन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वाकई में अगर आप भी मानते हैं कि ये कदम भारतीय जनता पार्टी की बेहतरीन कदम है दिल्ली वालों के लिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, यमुना में सफर करने को लेकर, सैर करने को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।